एक गांव में सरिता नाम की एक औरत अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। सरिता का बेटा किसान था और अपने छोटे से खेत में फसल लगाकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। सरिता की बहू का नाम छाया था, तो वहीं उसके बेटे का नाम प्रकाश था। सरिता का छोटा सा घर था और उसके घर में जरूरत का सारा सामान भी नहीं था, लेकिन उसकी रसोई में हमेशा अच्छे खाने की खुशबू आती। वहीं उसके पड़ोस में प्रेरणा नाम की औरत रहती थी। सरिता के घर से आती हुई खाने की खुशबू से प्रेरणा की भूख जागृत हो जाती थी और वो तुरंत उसके घर पहुंच जाती थी। ऐसा ही एक दिन था जिस दिन बढ़िया पकवान की खुशबू से प्रेरणा को भूख लग गई और वो तुरंत ही सरिता के घर पहुंच गई। सरिता बहन, अब ये मत कहना कि तुमने खाना नहीं बनाया है। जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तुम हमेशा मुझे यही कहती हो, लेकिन तुम्हारी रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि क्या बताऊँ। अरे, मेरी रसोई में तो अभी कुछ बना ही नहीं है, तुम्हें खुशबू कहाँ से आ जाती है? तुमने भी तो मुझे परेशान करके रख दिया है, तीनों टाइम आ जाती हो। यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती। जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो रसोई खाली पड़ी होती है, लेकिन खाने की खुशबू से बाहर सारा मोहल्ला महक रहा होता है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम लोग रसोई का सामान किस समय लेकर आती हो। तभी छाया अपनी पड़ोसन के लिए चाय बनाकर लाती है। चाची जी, हम दोनों तो कभी सामान लेकर नहीं आते, हमेशा वही सामान लेकर आते हैं। तुम प्रकाश की बातें कर रही हो, लेकिन वो तो हमेशा खेतों से सीधा घर आता है। मैं पूरी नजर रखती हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को सौदा लाते नहीं देखा। अब इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। वैसे आप रसोई में जाकर देख सकती हैं कि हमने कुछ नहीं बनाया है। चाय पीकर प्रेरणा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन आज वो कसम खा लेती है कि पता करके रहेगी कि आखिर खाना उनके घर में बना या नहीं बना। यही सोचकर वो खिड़की के पास जाकर छुप जाती है। प्रकाश जब खेतों से आता है तो छाया सबके लिए खाना लाती है और बढ़िया बढ़िया खाना वहाँ पर रखा होता है। बड़ी तेज है, सास बहू दोनों इतना सारा खाना बनाकर रखा था, छुपाया कहाँ था? छोटी सी रसोई, छोटा सा घर, खाना क्यों नहीं दिखा मुझे? हाय, देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो लाजवाब होगा, पर अब कैसे जाऊँ? अभी तो आई हूँ। फिर सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू रानी, कुछ भी हो जाए ये राज किसी तक नहीं पहुंचना चाहिए कि हमारी रसोई एक जादुई रसोई है और जब हम चाहें यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। हमारी रसोई में कभी कुछ खत्म नहीं होता। सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इतनी राज की बात क्यों बताने लगी भला? लेकिन ये प्रेरणा चाची, इनसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। तीनों टाइम खुशबू आते ही सीधा यहाँ पहुँच जाती है। अब हम खाने की खुशबू को तो नहीं रोक सकते भला, लेकिन मैं कुछ न कुछ करूंगी इसके लिए। कुछ भी कहो माँ, लेकिन हमारा खाना सचमुच में बहुत ही अच्छा होता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास एक जादुई रसोई है। सरिता एक बहुत ही दयालु औरत थी। एक बार उसने एक जादूगर की मदद की थी। तब उस जादूगर ने उपहार के तौर पर सरिता को एक जादुई रसोई दी थी और कहा था कि तुम जो भी खाना बनाना चाहोगी, खाना तैयार मिलेगा, बस बोल देना। और उस रसोई से कभी सामान भी खत्म नहीं होगा। छाया के आने के बाद सरिता ने ये बात छाया को भी बता दी। घर आने के बाद प्रेरणा सोचती रही कि आखिर उन लोगों ने खाना कहाँ छुपा रखा था और वो लोग इतने मजे से खाना खा रहे थे। अगले दिन सुबह वो देखती है कि सास बहू बाहर गई हैं, तो वो चुपके से खिड़की के अंदर से उनकी रसोई में घुस जाती है। अरे देखो देखो, ये कौन आई है? अरे ये तो हमारी पड़ोसन आई है। लेकिन ये यहाँ करने क्या आई है? घर में तो कोई भी नहीं है। क्या ये चोरी करने आई है? कौन आया है? अरे कौन आया है चोरी करने? ये आटे का डब्बा तो बेचारा सोता रहता है। अरे दिख नहीं रहा पड़ोसन आई है? लगता है चोरी करने आई है। हम लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे या इसको यहाँ से भगाएंगे? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो इसको इस रसोई में जो करने आई है वो करने तो दो, उसके बाद हम लोग करेंगे भाई, हमें जो करना होगा। कुछ तो नहीं है इनकी रसोई में, यही 4-5 डिब्बे रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, पर खाने की खुशबू से तो लगता है जैसे रोज यहाँ पकवान बनते हैं। बेकार ही इतनी मेहनत की, खिड़की से अंदर कूदी, पैर में भी चोट लग गई। मुझे लगता है मुझे ही कोई वहम हो गया है। किसी और के घर की खुशबू को मैं इनके घर की खुशबू मान लेती हूँ। अब
मेरा यहाँ क्या काम, चलती हूँ। वापस अब खिड़की पर फिर से चढ़ूंगी और नीचे उतरूंगी। प्रेरणा वापस मुड़कर चलने लगती है तो वो देखती है कि रसोई में तो खिड़की ही नहीं है। हाँ, खिड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं पर खिड़की थी। दरवाजे से बाहर जाती हूँ। और जैसे ही प्रेरणा दरवाजे के पास जाती है, सुनो, हाँ तुम सुनो, मुझे हाथ मत लगाना। जहाँ से आई हो वहीं से जाना। कौन हो तुम? कौन है यहाँ पर? हाँ? फिर प्रेरणा एक जगह पर खड़ी होकर सारी रसोई पर नजर घुमाती है और धीरे धीरे उसे लगता है कि रसोई बहुत बड़ी हो गई है। वहाँ हजारों की संख्या में डब्बे रखे हुए हैं। सारी सब्जियां, फल हवा में इधर उधर तैर रहे हैं। वो अपनी आंखें जोर से मलती है, फिर देखती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने थोड़ी देर पहले देखा था। उसे खिड़की भी नजर आती है। वो तुरंत ही खिड़की के पास जाती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? हे भगवान, ये तो खिड़की भी बोल रही है। तुम चोरी करने आई थी प्रेरणा? कौन बोल रहा है? अरे इधर उधर कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो, टोकरी में। बचाओ, बचाओ मुझे कोई! अरे बचाओ! यहाँ पर खिड़की, दरवाजे, सब्जियाँ सब बोल रहे हैं। कोई है? बाप रे बाप, कितना जोर से चिल्ला रही है। सुनो, तुम्हारी आवाज यहाँ किसी को सुनाई नहीं देने वाली। प्रेरणा डर के मारे दरवाजे की तरफ फिर से भागती है और वो देखती है कि वो दरवाजा खोल रही है। फिर एक दरवाजा है, फिर एक दरवाजा, और इस तरह करते करते दरवाजे के पीछे दरवाजे हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। वो थक कर वहीं बैठ जाती है। अरे भाई देखो, ये तो थक गई। लगता है इसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तभी एक गिलास दूध से भरा हुआ फर्श पर सरकता हुआ प्रेरणा की तरफ जा रहा था और उसे देखकर प्रेरणा अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे तुम पर तरस आया, इसलिए मैं दूध भर के लाया। मुझे दूध नहीं पीना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम कैसे बाहर निकालें? तुम जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी रास्ते से बाहर चली जाओ। जिस रास्ते से मैं यहाँ अंदर आई थी वो खिड़की तो पता नहीं कहाँ चली गई। कभी दिखाई दे रही है, कभी गायब हो जा रही है। तो फिर तुम्हें सोच समझकर किसी के घर में कदम रखना चाहिए था। अब तो घर के मकान मालिक आएंगे, तभी तुम घर से बाहर जा सकती हो, समझे? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस रसोई में आ गई। मैं तौबा करती हूँ, आज के बाद कभी किसी की रसोई में नहीं जाऊंगी। अरे देखो, बेचारी रो रही है, जाने दो इसे। तुम्हें बड़ी दया आ रही है और तुम इतना लोगों को रुलाती हो, उसका क्या? तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है? मैं तो नहीं कहती किसी को कि मुझे खा जाओ। अरे जब खाते हैं तो मुंह तो जलेगा ही। अरे तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। जब देखो तुम्हें तो हमेशा मिर्ची ही लगी रहती है। सुनो, देखो, मैं तुम सबके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैं लालच में आ गई। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, वादा करती हूँ कभी नहीं आऊंगी यहाँ, कभी नहीं आऊंगी। देखो भाई, ये हम सबसे माफी मांग रही है। चलो बेचारी को जाने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, फिर तो मकान मालिक को भी पता नहीं चलेगा कि इस रसोई में कोई आया भी था। हाँ हाँ, हम इसको नहीं जाने देंगे। मकान मालिक बस अभी आते ही होंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। मैंने तो उनके लिए खाना भी नहीं बनाया था। सोचा था इनके यहाँ से ही लेकर चली जाऊंगी। हाय रे मेरी किस्मत, मैं कहाँ फंस गई। गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ पर खींच लाया। फिर रसोई में रखा हुआ सारा सामान जोर जोर से हंसने लगा।
वो सब प्रेरणा के आगे पीछे घूम रहे थे और प्रेरणा को लग रहा था कि वो सब उसे टकरा जाएंगे और वो घायल हो जाएगी। और सारे डब्बे हंस रहे थे कि तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है रसोई में कोई है। लेकिन आपको कैसे लगा कि रसोई में कोई है? अरे, तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? रसोई का दरवाजा बंद है और ये तभी बंद होता है जब कोई इसके अंदर फंस जाता है। फिर तो जरूर अंदर प्रेरणा चाची होंगी। हाँ छाया बहू, मैं ही अंदर हूँ। मुझे बाहर निकालो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी रसोई में आ गई। अब ये रसोई मुझे बाहर नहीं निकलने दे रही है। मेरा मन कर रहा है इसको वहीं पड़ी रहने दूं, लेकिन हमारा क्या होगा? और फिर सरिता जाकर रसोई का दरवाजा खोल देती है। प्रेरणा वहां से भागते हुए बाहर आती है। सरिता बहन, कुछ भी कहने से पहले बस मेरी बात सुन लो। मैं तो बस ये जानने के लिए तुम्हारी रसोई के अंदर घुसी थी कि तुम्हारे घर में इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आती है। तो फिर बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें क्या पता चल गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता चला। बस इतना पता चला कि तुम्हारी रसोई जादू से भरी है। वहाँ पर हर चीज बोलती है। ये तुम क्या कह रही हो चाची? बाहर जाकर ये सब मत बोल देना, वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। हमारी रसोई में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखना, तुम्हारे सामने ही खोला है दरवाजा। लगता है चोरी करने के इरादे से आई और डर के मारे तुम्हें वो सब कुछ दिखाई दिया। हाँ, लगता है शायद तुम सही कह रही हो बहू। तौबा तौबा, मैं तो कभी तुम्हारे घर ना आऊं। फिर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। सास बहू दोनों हंसती हैं कि ये लो, बला खुद ही टल गई। शोभा और प्रिया नाम की 2 गरीब बहनें थीं। उन दोनों के पिता हरिराम मटका कुल्फी बेचने का काम किया करते थे। गर्मियों के मौसम में कुल्फी बेचने से जो पैसा जमा हो जाया करता था, उसी से उनका खाना पानी चला करता था। वहीं सर्दियों के मौसम में हरिराम कोई अन्य काम करके अपना घर चलाया करता था। प्रिया अभी छोटी ही थी। ऐसे ही उनके पिता हरिराम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और अब वो इतने बीमार हो जाते हैं कि उनसे चला तक नहीं जाता है, जिस वजह से वो मटका कुल्फी बेचने नहीं जा पाते हैं। तो वहीं अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रूपा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पति की तबीयत इतनी खराब हो गई है, सर पर गरीबी का पहाड़ टूटा हुआ है और घर में जवान बच्चे भी हैं। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो ये सब कुछ मैं कैसे संभालूंगी? इतना अत्याचार मत कर मुझ गरीब पर भगवान। मेरे पति को ठीक कर दे, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। ऐसे ही रोते हुए रूपा काफी प्रार्थना करती है, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और आखिरकार हरिराम के प्राण निकल जाते हैं। अपने पति की मौत के बाद से रूपा को गहरा सदमा लगता है। अपनी माँ को ऐसे गुमसुम और शांत देखकर शोभा और प्रिया बहुत परेशान हो जाते हैं। घर में खाने को एक दाना तक नहीं था। इन हालातों को देखते हुए एक दिन प्रिया शोभा से बोलती है, शोभा, मुझे लगता है कि अब हमें ही पिताजी की जगह पर आना पड़ेगा। मैं समझी नहीं प्रिया, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अब हम दोनों गरीब बहनों को मटका कुल्फी बेचना शुरू करना होगा, तभी हमारा घर चल पाएगा। माँ की ऐसी हालत देखकर तो मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि माँ को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा सके, इसलिए हमें मटका कुल्फी का व्यापार शुरू करना होगा और पिताजी की तरह गली गली जाकर मटका कुल्फी बेचना होगा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, ठीक है, हम मटका कुल्फी बेचने की सारी तैयारी करते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें मटका कुल्फी बेचने का मन बना लेती हैं। इसके बाद दोनों तैयारी करने में लग जाती हैं। जो थोड़ा बहुत उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था, उसी तरीके से दोनों बहनें मटका कुल्फी बनाकर तैयार करती हैं और गली गली बेचने के लिए निकल ही रही होती हैं कि तभी उनकी माँ ने उन्हें रोकते हुए बोला, बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? माँ, हम मटका कुल्फी बेचने के लिए जा रहे हैं। नहीं बेटा, तुम दोनों ऐसे गली गली घूमकर मटका कुल्फी नहीं बेच सकती हो, लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना माँ, हमारी गरीबी हमें ही मिटानी होगी। लोग थोड़ी ना आकर हमारा पेट भरेंगे, और वैसे भी हम मेहनत की कमाई करने जा रहे हैं।
और मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपना ख्याल भी रखेंगे और अच्छे से अपना मटका कुल्फी का व्यापार भी करेंगे। इतना कहकर शोभा और प्रिया मटका कुल्फी लेकर गली गली बेचने को निकल जाती हैं। कुछ दूर पहुंचते ही प्रिया और शोभा जोर से आवाज लगाती हैं, मटका कुल्फी ले लो, मटका कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी ताजी ताजी मटका कुल्फी ले लो, मटका कुल्फी ले लो। गर्मी का मौसम है, कुछ ठंडा कुछ अच्छा खाएं, सस्ते से दाम पर मटका कुल्फी ले जाएं। उन दोनों की आवाज सुनकर कुछ बच्चे उनके पास पैसे लेकर आते हैं और मटका कुल्फी खरीदने लगते हैं। थोड़ी बहुत मटका कुल्फी जैसे तैसे घूम फिर कर बिक जाती है, पर अभी भी काफी सारी मटका कुल्फी बची हुई थी, जिन्हें देखकर प्रिया बोलती है, अभी तो हमारे पास बहुत सारी मटका कुल्फी बची है। शोभा, ये सारी कुल्फी कैसे बिकेंगी? और अगर नहीं बिकी तो इन्हें तो हम अगले दिन काम में भी नहीं ला सकते। चिंता मत करो मेरी बहन, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, ये बची हुई मटका कुल्फी भी जरूर बिक जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। अब शोभा और प्रिया के मटका कुल्फी हर रोज अच्छे से बिकना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि उन दोनों के पास कोई आइसक्रीम वाला ठेला नहीं था। इस वजह से कई बार उनकी जमी हुई मटका कुल्फी गर्मी की वजह से पिघल जाया करती थी और उनका काफी सारा नुकसान हो जाया करता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ रूपा आती है और बोलती है, बेटा इतनी गर्मी में ये नाजुक कुल्फी ऐसे नहीं टिकेगी, रुको मैं तुम्हें इसका एक हल निकाल कर देती हूँ। जरा अपना वो डब्बा लेकर आओ जिसमें तुम कुल्फियाँ जमा कर रखती हो। जी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। शोभा जल्दी से डब्बा लेकर आती है और रूपा भी बहुत सारा नमक और बर्फ लेकर आती है, जिसके बाद रूपा बर्फ को अच्छे से कूट कूट कर डब्बे में भरती है और उस पर खूब सारा नमक डाल देती है और बोलती है, लो बेटा, अब ये नमक इस बर्फ को पिघलने नहीं देगी और तुम्हारी कुल्फी देर तक ठंडी भी रहेगी और जमी भी रहेगी। सच में ये हमें पता ही नहीं था माँ, क्या पिताजी भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे, उन्होंने ही मुझे ये बताया था। ठीक है माँ, अब हम अपने काम पर निकल जाते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर प्रिया और शोभा फिर से मटका कुल्फी बेचने के लिए निकल जाती हैं। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथ की मटका कुल्फी का स्वाद काफी पसंद आने लगा था और अब उनकी बनाई मटका कुल्फियां खत्म हो जाया करती थी। आमदनी के नाम पर अब उन्हें घर चलाने के लिए ठीक ठाक पैसे जमा होने लगे थे। दिन गुजरते चले जाते हैं। गर्मियों के मौसम में तो मटका कुल्फी का व्यापार खूब अच्छे से होता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलने शुरू होता है वैसे वैसे ही लोग कुल्फी खाना कम कर देते हैं। इस बात को देखते हुए प्रिया और शोभा फिर से परेशान हो जाती हैं और ऐसे ही एक दिन प्रिया शोभा से बोलती है, गर्मियों के मौसम तक तो ठीक था, लोग आराम से कुल्फियां खा रहे थे, लेकिन अब गर्मियां जा रही हैं, ऐसे में लोग कुल्फी खाना छोड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी जुकाम और गला खराब होने का डर रहता है। अब हम दोनों क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ, कुल्फी बनाने के अलावा हम दोनों को कुछ आता भी नहीं है। ऐसा क्या करें कि हमारी कुल्फी बिकती रहे और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। ऐसे ही दोनों बहनें काफी सोचती हैं, पर फिर भी उन्हें कोई हल नजर नहीं आता। धीरे धीरे उनका कुल्फी बिकना बिल्कुल बंद हो जाता है क्योंकि मौसम भी काफी ज्यादा परिवर्तन ले चुका था। अब दोनों सारा दिन गलियों में आवाज लगाती, लेकिन एक भी कुल्फी बिका नहीं करती थी, जिस वजह से उनके घर में फिर से आर्थिक स्थिति का ढांचा खराब होने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब दोनों बहनें उदास होकर बैठी होती हैं, तभी उनके पास एक सोनू नाम का लड़का आता है। सोनू उन दोनों बहनों को ऐसे उदास बैठा देखकर बोलता है, क्या हुआ आप दोनों को? आज आप अपनी मटका कुल्फी नहीं बेच रही हैं? कोई खरीद ही नहीं रहा, तो बेचे क्या? अच्छा ऐसा है क्या? मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से कोई ले नहीं रहा है। हाँ तभी तो, अब कोई मटका कुल्फी खाना पसंद नहीं करता है। हम दोनों बहनों का गुजारा इस मटका कुल्फी से ही चल रहा था। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? बताओ। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सदाबहार कुल्फी खाना पसंद होता है। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, वो हमेशा कुल्फी खाते हैं। बस तुम्हें एक काम करना होगा, इस मटका कुल्फी के साथ साथ कुछ और चीजों को भी जोड़ना होगा,
जैसे मटका कुल्फी वाले लच्छे, मटका कुल्फी वाला मिल्क शेक, ऐसी ऐसी चीज जिससे लोगों को सिर्फ जमी हुई कुल्फी ही नहीं, उसके साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो लोग वापस से तुम्हारी मटका कुल्फी खाना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, और इतना सारा सामान रखने के लिए ठेला भी तो चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। मटका कुल्फी में इतने पैसों की बचत नहीं होती थी कि हम इतना सब कुछ ले सके। बड़ी मुश्किल से हमारा घर चल पाता था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिताजी पहले गोलगप्पे का ठेला लगाया करते थे, पर अब एक बड़ी दुकान ले ली है उन्होंने, इसीलिए अब उनका ठेला ऐसे ही खड़ा हुआ है। तुम चाहो तो वो ठेला इस्तेमाल कर सकती हो, और मदद के तौर पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, जिससे तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना। लेकिन तुम एक अनजान होकर हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अरे अनजान थोड़ी हूँ, रोज तुम्हारे हाथों की मटका कुल्फियाँ बच्चों से मंगवा कर खाया करता था। मैं तो आपकी मटका कुल्फी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी वजह से आप लोगों की मदद हो सके। सोनू की बात सुनकर प्रिया और शोभा के उदास हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद सोनू अपने पिता का ठेला लाकर गरीब बहनी शोभा और प्रिया को दे देता है, और अब प्रिया और शोभा मटका कुल्फी के साथ साथ लच्छे, मिल्क शेक और आदि चीजों का तालमेल बिठाकर बेचना शुरू कर देती हैं। मटका कुल्फी के साथ इस अनोखे कॉम्बिनेशन को देखकर लोगों का दिल फिर से खाने को ललचा जाता है, और एक बार फिर से प्रिया और शोभा की मटका कुल्फी की बिक्री होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि अब तो प्रिया और शोभा के ठेले पर कई कस्टमर का डेली आना जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच एक दिन सोनू भी प्रिया और शोभा के ठेले पर मटका कुल्फी के लिए आता है और बोलता है, एक मटका कुल्फी दे दीजिए मैडम, कितने पैसे होंगे? जी आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। ऐसी बात है तो फिर एक की जगह मैं 2 भी खा लूंगा। आप चाहें जितनी भी खा लीजिए, आपके लिए मटका कुल्फी बिल्कुल फ्री है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तुम्हारा, जो तुमने उस दिन हमारी मदद की। तुम्हारी उसी मदद की वजह से आज हम गरीब बहनों की मटका कुल्फी इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि लोग हर दिन यहाँ पर मटका कुल्फी खाने के लिए आ रहे हैं। सच में तुम बहुत अच्छे हो। अरे बस बस, इतना भी अच्छा नहीं हूँ। जहाँ स्वाद है वहीं रास्ता है। मेरे कहने का मतलब है, जहाँ पर स्वाद होता है वहीं तो लोग खिंचे चले आएंगे। बस तुम लोगों को एक सही दिशा दिखानी थी, जो मैंने दिखा दी। मेहनत और सफलता दोनों तुम्हारी है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब जल्दी से मुझे मटका कुल्फी खिला दो, और कितना इंतजार करवाओगी? सोनू की बात सुनकर शोभा और प्रिया मुस्कुराने लगती हैं और जल्दी से उसे मटका कुल्फी खाने के लिए दे देती हैं। और इसी तरह 2 गरीब बहनें अपना मटका कुल्फी का व्यापार करती जाती हैं और अपना जीवन बिताती जाती हैं।